एंड वेलकम टू IYF एजुकेशन एंड इनिशिएटिव बाय इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का 4th चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इस चैप्टर में हमने आसियान और सोवियत संघ इन दो विषयों टॉपिकों को पढ़ लिया है, इसके बारे में अच्छे से जान लिया है। और आज हम करने वाले हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी हम चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चीन की अर्थव्यवस्था को। देखिए, चीन, सबसे पहले हम देखेंगे कि चीन में आखिर के देश के बारे में जानेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो चलिए देखिए, चीन जो है वो 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की। यानी कि चीन एक स्वतंत्र देश कब बना? जब चीन ने 1949 में माओ के नेतृत्व में एक आंदोलन की क्रांति करी, और उस क्रांति के बाद चीन जो है आज़ाद हुआ और उसने अपने आप को एक साम्यवादी गणराज्य घोषणा करी। यानी कि चीन जो है वो एक साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित एक गणराज्य की वो स्थापना करता है। अब जो चीन का जो आर्थिक मॉडल था वो सोवियत की ही तरह था, अर्थात जिस तरीके से सोवियत प्रणाली चलती थी, उसी प्रकार चीन में भी कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट आर्थिक व्यवस्था का भी प्रचलन था। यानी कि जो भी मॉडल था चीन का, वो समाजवादी मॉडल के आधार पर चलता था। इसके साथ साथ चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार उतना नहीं था। इस वजह से वो आयातित सामानों की नकल करता था, यानी कि जो वो सामान आयात नहीं कर पाता था उनको वो घरेलू स्तर पर उनकी एक अलग नकल कॉपी बनाता था। इस मॉडल से नागरिकों को रोजगार, अब जिस तरीके का उसने मॉडल अपना रखा था, सोवियत मॉडल जो अपनाया हुआ था, जो अन्य जो आयातित वस्तुओं को वो घरेलू स्तर पर बनाया करता था, इस मॉडल के कारण उससे क्या हुआ कि वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिलता था। सामाजिक कल्याण के दायरे में सभी लोगों को लाया जाता था, यानी कि जितनी भी सामाजिक कल्याण की सुविधाएं होंगी वो सभी नागरिकों को प्रदान की जाती थी। और मतलब उनकी सामाजिक सुविधाएं की व्यवस्था इतनी बेहतर थी, इतनी अच्छी थी कि जितने विकसित देशों में भी लोगों को ना मिलती हो, उतनी अच्छी व्यवस्था इस चीन में दे रखी थी। उस दौरान क्या था, चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो 5 से 6% वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ रही थी। यानी कि जब चीन 1949 में आज़ाद हुआ था और 1949 से लेकर 60 के दशकों तक उसमें चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो करीब 5 से 6% की दर से, यानी सालाना वार्षिक वृद्धि से बढ़ रही थी। इसी के साथ साथ उसमें जब जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि हुई, और जिसकी वजह से जो जनसंख्या जो वृद्धि थी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका नकारात्मक प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यानी उसकी विकास दर पर पड़ा। जैसे जैसे चीन में जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे गिरती चलेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन में जो थे वो सीमित संसाधन थे, मतलब जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था के जो संसाधन थे वो सीमित हो गए, यानी कि संसाधनों में कमी आती चलेगी और चीन की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन दुगनी बढ़ती चलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी, नागरिकों को रोजगार की, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी। इस वजह से वहाँ पे जन्म दर अधिक था और मृत्यु दर कम था, जिस वजह से वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चलेगी और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से थोड़ी कम हो गई। तो यही कारण था, चीन का जो साम्यवादी मॉडल था वो वहाँ पर हमें थोड़ा फेल होता हुआ नजर आया। फिर उसके बाद चीन ने कुछ बदलाव किए। चीन ने अपने जो संबंध थे वो अमेरिका के साथ बेहतर किए। 1971 में 1971 में चीन ने कुछ बदलाव किए अपनी आर्थिक नीतियों में, जिस वजह से उसने साम्यवादी को साथ छोड़कर उसने अमेरिका के साथ, पूंजीवादी देशों के साथ पूंजीवादी विचारधाराओं को अपनाया, और जो एक आर्थिक मॉडल था सोवियत आर्थिक मॉडल छोड़कर उसने पूंजीवादी मॉडल को एक्सेप्ट किया और अपनी अर्थव्यवस्था को बड़े ही चरणबद्ध तरीके से उसने परिवर्तित किया। यानी कि जिस प्रकार शॉक थेरेपी अपनाया गया था सोवियत संघ में, लेकिन उसी प्रकार चाइना ने जो अपना आर्थिक मॉडल अपनाया उसको तुरंत उसने लागू नहीं किया, उसने उसको चरणबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो देखिए, आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। देखिए, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। सन 1978 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान बड़े तेजी से, और विश्व पटल पर यह देश एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। यानी कि चीनी अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत थी वो 70 के दशक में शुरू हो चुकी थी 1971 के साथ, और उसने 78 के बाद से संपूर्ण रूप से जो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान था वो विश्व पटल पर सामने आया। तो अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण क्या थे? सबसे पहला जो था वो आर्थिक सुधार, कि चीन ने आर्थिक सुधारों के साथ साथ मुक्त व्यापार पर जोर दिया, जिससे यह तेजी से अधिक वृद्धि कर रहा था। यानी कि
चीन का जो सबसे पहला जो आर्थिक सुधार था वो था मुक्त व्यापार, यानी उसने मुक्त व्यापार के लिए अपने दरवाजे, अपने मार्केट, अपने मार्ग ओपन कर दिए और सभी विभिन्न देशों के साथ उसने मुक्त व्यापार किया। दूसरा, विशाल आबादी और बड़ा भूभाग। अब चीन के पास खुद की एक बहुत बड़ा बाजार है और दूसरा बड़ा भूभाग होने के कारण आर्थिक क्षेत्र से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि एक बड़ी आबादी होना और बड़ा भूभाग होने से आपके पास काफ़ी कम जो श्रम है वो उपलब्ध है और आपके पास बड़ा भूभाग उपलब्ध है कि आप वहाँ पे कोई भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। भारी कंपनी आकर वहाँ पे उद्योग स्थापित कर सकती है और सस्ता श्रम वहाँ पे मौजूद है। तो ये उनके पास बड़ा ही अच्छा संसाधन था। अब संसाधन क्षेत्र, तीसरा क्या है, संसाधन क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव। यानी कि चीन की आर्थिक वृद्धि में ये कारक भी इसी की शक्ति कई गुना बढ़ा देते। यानी कि उसके पास संसाधन भी अच्छे थे, क्षेत्रीय अवस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी और राजनीतिक प्रभाव भी था। यानी कि वहाँ पे केवल एक ही पार्टी सरकार, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती है जो राजनीतिक फैसले स्वयं लेती है, जिसकी वजह से राजनीतिक प्रभाव भी अच्छा था और संपूर्ण उसका फैसला सभी को मानना पड़ता है। तो क्षेत्रीय अवस्थिति, संसाधन की भरपूर मात्रा होने के बाद जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक वृद्धि थी, उसमें उसकी शक्ति काफ़ी गुना बढ़ गई। विकास का मॉडल क्या था कि आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। चीन के पास विदेशी पूंजी का अभाव था। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया। यानी कि चीन में सबसे पहले जब चीन 1949 में एक चीनी साम्यवादी गणराज्य बना तो उसने पूंजीवादी देशों के साथ संबंधों को ना बनाकर उसने साम्यवादी देशों के साथ संबंध बनाए और इसने अपना विकास का जो मॉडल अपनाया था वो ये था कि कृषि से जो भी आमदनी बचती है, कृषि से जो भी पैसा वो बचता है, अधिशेष बचता है, उसको वो उद्योगों में लगाते थे, यानी कि उद्योग नियंत्रण में लगाते थे, जिससे एक आधार खड़ा हो सके। यानी कि बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया, यानी कि कृषि से जो पैसा बचता उसको वो बड़े बड़े उद्योगों में लगाते थे। इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की भी कमी थी। अब क्या था कि चीन जो था, चीन के पास विदेशी भंडार, विदेशी मुद्रा नहीं थी, जिस वजह से वो विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों को खरीद सके। इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार कराना शुरू किया। यानी कि चीन के पास केवल इतना ही पैसा था कि जो कृषि के द्वारा जो पैसा बचता है उसको अपने उद्योगों को स्थापित करने में, बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने में इस्तेमाल करता, और उसके पास विदेशी मुद्रा का इतना भंडार नहीं था कि वह विदेशी तकनीकों और विदेशी सामानों को खरीद सके। इसलिए वह क्या करता था, धीरे धीरे अपने ही घरेलू उद्योगों में, घरेलू स्तर पर उन सामानों को बनाना शुरू किया। अब देखिए नीतिगत निर्णय। अब उसके नीतिगत निर्णय के अंतर्गत क्या था कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। यानी कि 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना आते हैं, दौरा करते हैं, और वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चाइना की मदद के लिए राजी होते हैं। 1973 में चाओ एन लाई ने क्या कहा था कि कृषि, उद्योग और सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यानी उनका मानना था कि हमें कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी में अपने आप को आधुनिकीकरण करना है, हमें और आगे इसमें निकलना है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति का घोषणा की। यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था को उन्होंने संपूर्ण देश के लिए खोल दिया, ओपन कर दिया कि भाई जिन देशों को भी हमारे देश से व्यापार करना है, आके व्यापार करे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक। चीनी अर्थव्यवस्था के खोलने के चरण, यानी कि जो चीनी अर्थव्यवस्था के जो नीतिगत निर्णय लिए गए, जो मार्केट ओपन करे, वो क्या थे, चरण में किया था, सीरियल वाइज किया गया था। ये नहीं कि एकदम से सारी नीतियों को थोप दिया गया था। पहला क्या था, उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। शॉक थेरेपी मॉडल तो सब जानते ही हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। सोवियत संघ ने जो अपनाई थी शॉक थेरेपी, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, उसने क्या करा था शॉक थेरेपी में कि सभी की सभी व्यवस्था उन्हें तुरंत बदल दी थी। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं करा। चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं अपनी, उसने अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको चरणबद्ध तरीके से ओपन किया, यानी कि हर एक सेक्टर को पहले उसने कवर किया। देखिए यहाँ पे कुछ सीरियल वाइज है कि कैसे उसने किया। सबसे पहले 1978 यानी 1978 में चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ठीक। उसके तुरंत बाद उसने क्या करा, 1982 में उसने खेतों का निजीकरण किया। 1982 में यानी जो कृषि जो थी, जो खेती जो थी वो सामूहिक की जाती थी, अब उसको निजी प्राइवेट
निजीकरण कर दिया, यानी कि उन बड़े बड़े खेतों को किसी एक निजी कंपनियों को सौंप दिया, निजी व्यक्ति को सौंप दिया और वो उस पर उत्पादकता बढ़ाता था। फिर उसके बाद क्या करा 1998 में उद्योगों का उसने निजीकरण कर दिया और एक सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन का एक विशेष स्थापना की, यानी व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। ठीक, यानी कि 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, यानी जो वो उद्योग जो पहले सरकारी उद्योगों में शामिल थे, यानी उस पर सरकार का नियंत्रण था, अब उनको निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और ज़्यादातर और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसके साथ साथ व्यापार संबंधी जो अवरोध आते थे उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या करा, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की और वहां पे सभी विदेशक निवेशकों को उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चीन जिसके पास पहले विदेशी मुद्रा की कमी थी, वो अब 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, मतलब विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और वो अन्य लोगों को अब विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है, नहीं कि ऋण देता है। जैसे चाइना कई बार पाकिस्तान को विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से कई बार वो उसको लोन भी दे चुका है, आर्थिक मदद करता है। तो ये जो 4 पॉइंट थे ये सिद्ध करते हैं कि चाइना ने किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को एक चरणात्मक तरीके से परिवर्तित किया, एक शॉक थेरेपी मॉडल के आधार पर नहीं बल्कि एक चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था में उसने बदलाव किए और उस बदलाव के नतीजे हमें आगे देखने को मिलते हैं। देखिए चीन की नई आर्थिक नीतियों के परिणाम क्या हुए, जो चीन ने अपनी जो आर्थिक नीतियों में बदलाव किया उसके क्या परिणाम हुए वो यहाँ पर हैं। देखिए पहला क्या है कि चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबारने में मदद मिली, यानी वो चीन जिसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही 50 और 60 के दशक में बिल्कुल ही खराब थी, वो अब काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादकों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जिस प्रकार कृषि का जैसे ही निजीकरण किया गया उसके कारण क्या हुआ, कृषि उत्पादकों में और कृषि ग्रामीण आयों में, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और ग्रामीण की जो आय थी, जो इनकम थी, उनमें काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उनकी जो आमदनी थी वो बढ़ गई और कृषि उत्पादकता भी बढ़ गई। तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ी, यानी कि अब ग्रामीण जो उद्योग थे छोटे मोटे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इनसे क्या होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत होती थी, यानी उनकी अपनी पर्सनल जो इनकम होती थी उसमें भी वो सेविंग्स करते थे, उसके जरिए वो क्या करने लगे, उनके जो उद्योग थे उन उद्योगों में भी छोटे मोटे उद्योग करने लगे जिनसे उनमें भी काफ़ी तेजी आई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा, यानी कि जैसे ही उसने अपने मार्केट एक्सचेंज बनाए, स्पेशल इकोनॉमी जोन और अपने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, उस प्रकार पूरे विश्व में चीन एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर उभरा और सभी बाहरी विदेशी कंपनियां चाइना में अपनी निवेश करना प्रारंभ किया। चाइना के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, यानी कि अब इस अर्थव्यवस्था के उभार से चाइना के पास विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से अब स्वयं वो अन्य देशों में अपना निवेश डाल रहा है और अपने को एक शक्तिशाली वर्चस्व के रूप में भी उभारने को वो प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं, अब जो ये टॉपिक है हमारा कि चीन के साथ हमारे भारत के संबंध कैसे हैं। चीन के जो संबंध है, जब चीन आज़ाद हुआ था, चीन ने जब अपनी 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना की थी, तो भारत ही एक ऐसा देश था जिसने चीन की सरकार का साम्यवादी सरकार का समर्थन भी किया था। तो देखिए, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन मध्य एशिया के महाशक्ति थे। पश्चिमी यानी जब तक भारत और चीन गुलाम नहीं हुए थे, तो भारत एशिया में एशिया में दो ही महाशक्तियाँ थी, वो थी भारत और चीन। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्यों से बाहर भी रहा, यानी चीन और जो भारत थे उनके जो राजवंश हुआ करते थे, उनका जो साम्राज्य का प्रभाव था वो भारत के साथ साथ अन्य बाहरी देशों पे भी देखने को मिला, यानी कि उनका जो प्रभाव था वो अपने क्षेत्र से ना होकर बाकी क्षेत्रों पे भी था। भारत हो या चीन हो, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक भी था, यानी कि संपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व भारत और चीन उस दौरान हमें देखने को मिलता था। चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामलों में कई बार नहीं टकराए हैं, यानी कि उस दौरान, यानी कि प्राचीन साहित्य में या प्राचीन समय के दौरान
चीन और भारत का जो थे वो आपस में कभी भी एक दूसरे से झगड़ा, उनका फाइट नहीं, यानी कि जो साम्राज्य था चीन का और भारत का एक दूसरे से कभी नहीं टकराए थे वो। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का ये आधुनिक समय की बात है। वो प्राचीन भारत की बात थी कि प्राचीन भारत का संबंध चीन के साथ कैसा था। अब जो है ये ये आधुनिक भारत का वर्तमान समय का, कि कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय हुआ था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और चाइना भी आज़ाद हुआ था, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था। उस समय हमारी चाइना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया, यानी कि चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद को लेकर इनके साथ सैन्य संघर्ष हुआ था जो 1962 में हुआ था, और इसमें भारत को करारी हार भी मिली थी। 1962 में सैनिक पराजय के बाद 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त रहे, यानी कि जैसे ही चाइना ने हमारे ऊपर 1962 में आक्रमण किया, हमला किया और हमें उसमें हमें पराजय हासिल हुई, तो उस 1962 से लेकर 1976 तक हमने सभी प्रकार के संबंध चाइना से खत्म कर लिया, और हमारे जो भी चाइना जाने के मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग और राजनीतिक मार्ग, उन सभी को हमने बंद कर दिया था। 1981 में सीमा विवाद दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हुआ, यानी कि जिस प्रकार चाइना की अर्थव्यवस्था में थोड़े बदलाव देखे गए, तो उसके लिए फिर हमारे भारत ने 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए, यानी सीमा जो हमारा भारत और चाइना का जो सीमा विवाद है उसको दूर करने के लिए चाइना के बीच वार्ताओं का एक दौर शुरू हुआ, यानी कि श्रृंखलाएं शुरू हुई। दोनों देश आपस में बातचीत करने लगे, वाद विवाद करने लगे, जिससे जो स्थिति है वो सामान्य हो सके। शीत युद्ध के बाद इनके संबंधों में थोड़ा बहुत सुधार भी देखने को मिला। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही इनके संबंध में थोड़ा बहुत बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए 1988 में राजीव गांधी के प्रयासों के द्वारा संबंध काफी सुधरे और दोनों ही देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा खोलने पर राजी हुए। यानी कि 1988 में राजीव गांधी जी की जो दौरा होता है, राजीव गांधी के प्रयासों के द्वारा उन्होंने अपनी सांस्कृतिक आदान प्रदान और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग की बात की, और इसके साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो सीमाएं बंद कर दी गई थी, उन 4 सीमाओं को खोला गया, और जो 4 पोस्ट खोलने के लिए राजी हुए और उन पर समझौते भी किए गए। फिर 1999 में भारत और चीन के बीच 30% सालाना की दर से, यानी जो 1999 से अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो 30% सालाना से दर से बढ़कर 2006 में ये व्यापार अब बढ़कर 18 अरब डॉलर हो चुका है, और वर्तमान समय में ये लगभग 25 से ऊपर भी काफ़ी हो चुका है, 25 अरब डॉलर से भी काफ़ी हो चुका है। तो ये था चाइना का अर्थव्यवस्था का जो मैंने आज भी पढ़ाया। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी करंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #The Indian Youth Foundation। So guys, thank you for watching our video. Please subscribe our channel or press the bell icon or share with your friends, classmates our video.